नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी दौरा। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की और पीएम मोदी को सच्चा मुसलमान हितैषी बताया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर इस दौरान उन्होंने निशाना साधा और सभी विरोधी दल मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये आरोप लगाया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी दौरा, जिस दौरान सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी सच्चे मुसलमान हितैषी हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर इस दौरान उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि सभी विरोधी दल मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी दौरा और सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हितैषी हैं। साथ ही साथ इस दौरान विपक्षी दलों पर और खासकर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सभी विरोधी दल मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो बिल आया है, उसमें जो बड़ा घोटाला था, बड़ा भ्रष्टाचार था, बहुत मनमानी थी, उससे बाहर ला करके जो गरीब मुसलमान है अब उसका भला होगा। अब माफिया टाइप के जो लोग उसके अंदर घुसे थे, अब उनका भला नहीं होगा। अब कोई भी जमीन को वक्फ वाले पहले कह देते थे कि ये सर्किट हाउस है, अब वो कह दें वक्फ बोर्ड वाले, इसके पहले जो कानून चल रहा है वर्तमान में, अगर सर्किट हाउस कहते हैं ये वक्फ बोर्ड का है तो ये वक्फ बोर्ड का हिस्सा मान लिया जाता था। लेकिन अब जिला का जो कलेक्टर होगा उसकी अगुवाई में जांच होगी कि वक्फ की जमीन है तब तो वक्फ में दर्ज होगी, ये नहीं कि उन्होंने कह दिया इसलिए नहीं दर्ज हो जाएगी। ऐसे बहुत अच्छे फैसले इस कानून का पूरा देश स्वागत कर रहा है। खबर अब लखनऊ से, जब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च को लेकर डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सभी पक्षों में संवाद हुआ है, सभी क्षेत्रों में पुलिस गश्त दे रही है। तो लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च सामने आया है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च को लेकर डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सभी पक्षों से संवाद हुए हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पुलिस सभी पक्षों से संवाद स्थापित किए हुए है और सभी से लगातार वार्ता की जा रही है। सबको बताया जा रहा है कि एक बार जिस प्रारूप में बिल आ रहा है पहले उसको समझ लिया जाए और उसमें उसको समझने के बाद भी अगर किसी के ग्रीवांस है तो उसको संवैधानिक रूप से उठाया जाए। तब भी लोगों में अमन चैन कायम करने के लिए और शांति व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए पुलिस सभी तरह के उपाय कर रही है। उसी में लगातार लोगों के बीच में जाकर के पैदल गश्त करना, लोगों से बात करना और लोगों के ग्रीवांसेस को हल करना, ये सभी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आज इसी क्रम में पैदल गश्त मलेगंज एरिया में की गई है, जो लगातार आगे भी पुलिस करती रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मैदान के बीच चलने वाली 5 गोल्ड कार्ड की चाबियां सौंपी है। साथ ही पीएम कार्यालय का दौरा भी उन्होंने किया और वहां लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से मैदान तक जाने वाली 5 गोल्फ कार्ट की शुरुआत की। इन गोल्फ कार्ट की चाबियां सौंपकर उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखा। ये गोल्फ कार्ट मंदिर आने वाले भक्तों, खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत को लेकर आएंगी। मुख्यमंत्री योगी पीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और सीएम योगी ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने जिले के कानून व्यवस्था और चल रहे प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी ली। इस दौरान सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की और काशी की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
वहीं सीएम योगी का ये वाराणसी दौरा विकास और आस्था का शानदार मेल रहा। गोल्फ कार्ट की शुरुआत से लेकर लोगों की समस्याएं सुनने और मंदिरों में दर्शन तक उन्होंने हर पहलू को देखा। काशी में श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर का विकास उनकी प्राथमिकता में साफ दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, वाराणसी में सीएम योगी ने पीएम मोदी के आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। सीएम योगी वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और मेहंदीगंज में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में एक बैठक की। इस दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम के लोकार्पण और शिलान्यास वाली योजनाओं की जानकारी ली गई। साथ ही जिले में चल रहे प्रोजेक्ट्स और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। यह उसके पास नहीं आता है। बहनों और भाइयों, हम सब भारतवासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारी पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हमारी पीढ़ी ने एक समृद्ध विरासत को अपनी आंखों में देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है और इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप लेते हुए हम देख रहे हैं। अभी गत वर्ष ही 22 जनवरी 2024 को कई हमारी पीढ़ियां पूज्य संतों की एक लंबी विरासत, जिस संकल्प के साथ पूरा जीवन जी थी, उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए हमने श्री अयोध्या धाम में देखा है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व था, पूज्य संतों का सानिध्य था और पूरे आंदोलन की आत्मा सरदे अशोक सिंघल जी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम किस गति से बढ़ा। लोग कहते थे ये काम असंभव है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे, उसकी आत्मा के रूप में कार्य करने वाले अशोक सिंघल जी कहते थे, कौन सा कार्य ऐसा है जो असंभव है। पूज्य संतों से जब बातचीत होती थी, वे भी कहते थे, कौन सा ऐसा कार्य जो असंभव है। इस दौरे में सीएम योगी ने प्राचीन श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला भी रखी और श्री राम जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन भी किए। हर हाल में राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर के निर्माण को भव्य स्वरूप देना है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से सारा कार्य हो रहा है। काशीवासी, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा देश को प्रतिनिधि दिया है जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है, बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और ये भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए, 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। कितना गौरवशाली इतिहास है। लोग 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के गौरव पर, उपलब्धियों पर इठलाते हैं, गर्मी दिखाते हैं, और यहां 700, 725 वर्षों का इतिहास आपके सामने रखा हुआ ये प्राचीन राम मंदिर। आप याद करिए,
1398 संवत में यहां पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य अनंताचार्य जी महाराज के द्वारा यहां पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ उन्होंने इस राम मंदिर के कार्यक्रम को यहां पर स्थापित किया। सीएम योगी का ये दौरा वाराणसी के लिए खास रहा। पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों से लेकर धार्मिक और गांवों तक हर पहलू पर नजर रखी गई। अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के दौरे पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, फिल्मी जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। बेहद ही दुखद खबर, मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। बता दें कि 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। बेहद ही दुखद खबर है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। तो देखिए, देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर थे मनोज कुमार, और अब वो नहीं रहे। क्रांति और उपकार में शानदार किरदार उन्होंने अपना निभाया था। बेहद ही दुखद खबर। ये देखिए, मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। बता दें कि देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर थे मनोज कुमार, और अब वो अलविदा कह चले। क्रांति और उपकार में उन्होंने शानदार किरदार निभाया था। मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का ये निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। बता दें कि मुंबई स्थित कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और देखिए, बॉलीवुड जगत में एक से बढ़कर एक मूवीज जो है उसमें उन्होंने, अभिनेता ने अपना अभिनय दिखाया है। उपकार जैसी कई फिल्में उन्होंने की हैं। मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। चलिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में आईपीएल 2025 का रोमांच चरम पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस से यहां अभ्यास सत्र में जमकर तैयारी की। आज यानी 4 अप्रैल को दोनों टीमों के बीच 16वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पूरा दम दिखाएंगी। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल बड़ा मुकाबला होने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें अभ्यास के लिए मैदान में उतरी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने के लिए खूब मेहनत की है। सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, तो वहीं मुंबई इंडियंस भी जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है। अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग पर खास ध्यान दिया। दोनों टीमों के बीच होने वाला मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 का 16वां मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें अभी तक अपने 3 में से एक मैच ही जीती हैं। अंक तालिका में मुंबई इंडियंस 5वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 6ठे नंबर पर हैं। दोनों के बीच सिर्फ नेट रन रेट का ही फर्क है, तो ये मुकाबला दोनों के लिए काफी अहम होगा। एकाना स्टेडियम की पिच की अगर बात करें तो यहाँ स्पिन गेंदबाजों का जलवा देखने को मिल सकता है। ये लाल मिट्टी की पिच धीमी है, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में मुश्किल होती है। फिर भी आंकड़े कुछ अलग ही कहते हैं। यहाँ 15 आईपीएल मैचों में सबसे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 7 और चेस करने वाली टीम ने भी 7 जीत हासिल की है। सबसे बड़ा स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स का 335 रन का है, लेकिन अभी तक यहाँ 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करेगी। लखनऊ में अभ्यास के बाद अब सबकी नजरें कल के इस बड़े मुकाबले पर हैं। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स घर में जीत दर्ज कर सकेगी या मुंबई इंडियंस बाजी मारेगी? ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक तपन डेका अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कर सरयू आरती में शामिल हुए। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
आईबी के निदेशक तपन डेका अयोध्या दौरे पर पहुंचकर परिजनों के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद रामलला के उन्होंने दर्शन किए। वहीं तपन डेका ने कनक भवन की शानदार भव्यता को भी करीब से देखा, जो अयोध्या की खास पहचान है। आईबी निदेशक तपन डेका के अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर भी मौजूद रहे। तपन डेका सरयू नदी के किनारे होने वाली भव्य आरती में शामिल हुए। वहां की शांति और भक्ति के माहौल ने उनके इस दौरे को और भी खास बना दिया। आईबी निदेशक का यह अयोध्या दौरा आस्था का सुंदर संगम रहा। सरयू की आरती के साथ ही उनका दिन यादगार बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है, जिसका ऐलान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने परसों देर रात किया था। आपको बताते हैं कि इस खास रिपोर्ट में कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान इस बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े और कितने विरोध में पड़े। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, अब मतदान। बुधवार को मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया, जिसके बाद इस पर देर रात तक चर्चा हुई और फिर वोटिंग हुई। देर रात करीब 1:56 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये ऐलान किया। पक्ष में 288 वोट पड़े, विपक्ष में 232 वोट पड़े। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वहीं लोकसभा में बिल पेश करते समय केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल की खूबियां बताई तो विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है। ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं। सर, आप देखिए, आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, subject to public order, morality and health, and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे अध्यक्ष महोदय जी? ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। वक्फ बिल पर मोदी सरकार को जिसकी उम्मीद थी, वो पहला काम पूरा हो गया। जी हां, विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल आसानी से पास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होते ही देश में खुशी की लहर दौड़ गई। कई जगहों पर जश्न का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग मोड में नजर आए। बिल पेश होने से पहले ही यूपी में सुरक्षा के पख्ते इंतजाम कर दिए गए थे। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
वक्फ संशोधन बिल जैसे ही लोकसभा में पास हुआ, देश के कई हिस्सों में खुशी का जश्न शुरू हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में माहौल थोड़ा अलग था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी। बिल पेश होने से पहले ही यूपी में सुरक्षा के चाक चौबंद किया गया था। लखनऊ, अयोध्या, संभल जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस पूरी तरह अलर्ट दिखी। वहीं लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम योगी के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती गई। संसद में पेश हुआ है कल और वो पारित भी हुआ है और आज एहतियातन सेंसिटिव स्थानों पे पुलिस और पीएसी के जवान और एसएसबी यहाँ तैनात है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। लोगों से संवाद भी कायम किया जा रहा है ताकि कहीं कोई अप्रिय स्थिति न आए। एक तरफ देश में जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ यूपी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश जारी है। पुलिस और प्रशासन की सतर्कता से साफ है कि सरकार किसी भी हाल में अमन कायम रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।